बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल जो है वो तो रिलेट करता है कुलभूषण यादव के हवाले से। वो भारतीय जासूस जिसे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाए मौत सुनाई। अभी उसके पास गुंजाइश मौजूद है कि वो अपील कर सके, रहम की अपील कर सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके। लेकिन उसके ऊपर जो भारतीय क़यादत के बयानात हैं, वो जासूस जिसको टेररिज्म के लिए पाकिस्तान भेजा गया था और पकड़ा गया, सर्विंग नेवल ऑफिसर रॉ का, उसके ऊपर बयानात की नोयत आपको अभी मैं सुनाऊंगा। तो वो देख के लगता ये है कि बहुत ही ज़ालिमाना काम किया, उस जासूस को पकड़ के आपने सज़ा दे दी। अजीब व गरीब बयानात हैं और बयानात की नोयत ऐसी है कि उसके ऊपर फॉर्मली पाकिस्तानी पार्लियामेंट को उस इशू को टेकअप करके उसको डिस्कस करना चाहिए कि जब पाकिस्तान के वो ये बात करें कि पाकिस्तान इकट्ठा कैसे रहेगा, या पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मुंसलिक कुछ लोगों को हम यहाँ पनाह देकर एक यहाँ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना देते हैं। इस तरह के जब बयानात वो दें तो यहाँ से जवाब ज़रूर जाना चाहिए। ना जवाब जाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी कमज़ोरी का तासुर दे रहे हैं, वो कमज़ोरी का तासुर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। एक ताकतवर कौम का पैगाम जाना चाहिए। और उस हवाले से हम अभी आपको सुनवाते भी हैं कि वो भारतीय वज़रा ने क्या बयान दिए। दूसरा एक कराची के स्कूल का मसला है और पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 44% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाना चाहिए उनको, लेकिन उनके लिए स्कूल नहीं है। बड़ी तादाद में वो स्कूल हैं जो एक कमरों पर मुश्तमिल है, एक टीचर है, वही सारी क्लासें पढ़ाता है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, बिजली नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। ये तो खैर हम उसकी लग्जरीज़ का बात कर रहे हैं, अभी तो बुनियादी स्कूल की बात है, वही स्कूल ही नहीं है। 44% बच्चे, तकरीबन 23 करोड़ बच्चा है पाकिस्तानी जो स्कूल जाने की उम्र का है, 5 से 15 और 16 साल की उम्र के दरमियानी बच्चे जिनके लिए स्कूल नहीं है। और कराची में एक तारीखी इमारत है स्कूल की, कुछ 86 ईयर्स ओल्ड, और सरकार के लिए वो एक तोहफ़ा होनी चाहिए थी, उसको संभाल के रखते। 400 बच्चियाँ भी स्कूल में पढ़ती हैं। वहाँ नज़र पड़ गई, किसी को पसंद आ गई है जगह सोल्जर बाज़ार के अंदर, उन्होंने रातों रात वो 86 साल पुरानी इमारत जिसको तारीखी एक विरसा करार देकर महफूज बनाने की बात की गई थी, उसके लिए फ़ंडिंग की गई थी, उसका एक हिस्सा मस्मार कर दिया। बच्चियाँ उसके ऊपर मस्मार मलबे के ऊपर खड़ी होकर लपे आती है, दुआ पढ़ रही हैं। अब चीफ़ मिनिस्टर साहब को क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, बहुत खिंचाई हुई, अब ख्याल आया तो अब कहते हैं कि 30 मिलियन रुपया देंगे इसकी रेस्टोरेशन के लिए। उसके लिए पहले फंडिंग दी गई, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तारीखी विरसे को इस्तेमाल एक आना नहीं किया गया। और बड़ी अहम ओहदों पर, ज़िम्मेदार पोजीशन पर मौजूद सिंध हुकूमत की शख्सियात, पुलिस ऑफिसर और दूसरे लोगों की मौजूदगी में रातों रात, कहते हैं बिल्डर माफिया, बाज़ लोग कहते हैं सरकारी माफिया, चाइना कटिंग, उसको जगह चाहिए थी, उन्होंने एक हिस्सा उसका मस्मार कर दिया। ये दोनों इश्यूज़ हैं जिसको प्रोग्राम में हम आज कवर करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में, निहाल हाशमी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ, इसके अलावा शाजिया मरी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी PSP से हमें ज्वाइन करेंगे। निहाल हाशमी साहब, आपको मैं पहले तो बयान सुनवाता हूँ, फिर आपसे रद्द-ए-अमल लेते हैं। बयान सुनवाइएगा जी कि क्या कह रहे हैं स्वामी साहब। आखिर में जाधव को क्यों निशाना बनाया है कि वो कहते हैं कि उसने बलूचिस्तान में गड़बड़ करने के लिए की है। तो हमें सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को कि आज ही तुरंत धमकी देना चाहिए, तुम उसका एक बाल भी छोड़ोगे तो हम बलूचिस्तान को अलग देश मान के उनके नुमाइंदे को यहाँ हम एग्जाइल गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे। पाकिस्तान का चार टुकड़ा करने के लिए पहला कदम बलूचिस्तान को अलग देश बनाना है। जी, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपका रद्द-ए-अमल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सर्वमनियम स्वामी ने बात की है, ये वही बात है जो इनकी एक हिंदुत्वता की माइंडसेट है। यही बात नरेंद्र मोदी ने ढाका यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने कहा था कि आपके आज़ादी के तहरीक में हमारा भी रक्तदान है, यानी कि हमारे भी ब्लड का डोनेशन है इसमें। तो ये खुद ये कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, ये इस्टब्लिश कर रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट मुल्क हैं और ये दूसरे मुल्कों की जो खुद मुख्तार इलाके हैं, जो सॉवरेन कंट्री है, वहाँ पे टेररिस्ट भेजते हैं,
उनको बेस कैंप देते हैं, बेस कैंप देने के बाद उसको इस्टब्लिश करते हैं और उस मुल्क में फिर टेररिज्म फैलाते हैं। तो ये कोई भी ज़ई शऊर आदमी इसको पसंद नहीं करेगा और ये ख़ुद अपने केस को ख़राब करें। दूसरी तरफ इनको हम बड़ा पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से इस तरह के ख़यालात रखते हैं तो फिर पाकिस्तान में आपके मुल्क में जो 21 इलाक़ों में या और कोई भी मुल्क जहाँ पे आप समझते हैं कि मिज़ोरम हो, नागालैंड हो या कोई भी इलाका हो, कश्मीर हो या इस पंजाब हो जहाँ पे सिख संगठन बहुत सारी मौजूद हैं और इस तरह के इलाक़ों में आसाम है, कई और ममालिक हैं जो फिर आपके पड़ोस में या आपके दीगर जगहों पे, तो फिर वो भी इस बात पे हक़ बजानिब होंगे कि वो बेस कैंप फ्राहम करें और उसको एक एग्जाइल गवर्नमेंट तस्लीम करे। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन हुक्मरानों को होश के नाखून लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं सुषमा स्वराज साहबा को भी कहना चाहता हूँ कि जो आपने धमकी दी है वो धमकी आप नरेंद्र मोदी को दें, बीजेपी के संगठन को दें, बीजेपी के लीडर्स को दें, आप जो यूपी के वज़ीर आला हैं उनको दें कि उनके वजह से इस रीजन में, एशिया में और इस पूरे दुनिया में जो अमन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और आप आलमी अमन के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के निहाल हाशमी साहब, आपने जिन 2 बयानात का हवाला दिया है माजी के, एक लाल किले में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बलूचिस्तान से लोग और पाकिस्तान से लोग मुझे शुक्रिया का पैगाम देते हैं और मदद के लिए बुलाते हैं। दूसरी दफ़ा उसने बांग्लादेश जाकर कहा था कि यही जो आपने कहा कि इसमें हमारा भी खून शामिल है। हमारी कमज़ोरी का आलम यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन दोनों बयानात का जवाब नहीं दिया। लाल किले पर खड़े होकर उसने कहा था कि बलूचिस्तान से लोग मुझे शुक्रिया के लिए फ़ोन करते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। आज दूसरी दफ़ा उसके वज़ीर ने कह दिया। पहले दिन आपने उसका मुंह बंद किया होता तो आज उसकी हिम्मत ना होती किसी वज़ीर की ये बयान देने। अगर नदीम साहब अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ जब यूनाइटेड नेशन गए तो उन्होंने बड़ा 2 टोक इस पूरे खत्ते का, इस रीजन के हवाले से बात की। उन्होंने बुरहान वानी के हवाले से बात की और इंडियन जो एक्सेसेस हैं लोगों और जो ह्यूमन राइट वायलेशन है और जो उनका रोल है, जो उनका किरदार है, उसको बड़ा 2 टोक, और जो बलूचिस्तान के हवाले से इंडिया का रोल है उसे बड़ा 2 टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर ने पूरे आलमी ज़मीर और आलमी बरादरी के सामने रखा। और जहाँ पर भी इंटरनेशनल फोरम्स में मौका मिला है, ये तो घर के शेर है, घर के शेर है, ये बाहर के शेर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नवाज पड़ेगा निहाल हाशमी साहब, आपको ये बात कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है। कश्मीर के ऊपर हमारा राइट है, फ़र्ज़ है कि पूरी दुनिया में वो आवाज़ उठाएं कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है 48 की, उस पर अमल करें। बलूचिस्तान हमारा इलाका है, वो उसके ऊपर दूसरा मुल्क ऐसे ही है जैसे आप दिल्ली की बात कर दें कि दिल्ली पे मुगल बादशाहों की हुकूमत ही, दिल्ली हमें दे दें। कुछ बात, एक डिस्टिंक्शन आपको कायम करनी पड़ेगी। कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया भारत का हिस्सा नहीं है जी। वो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ को जब भी मौका मिला, जिस भी फोरम पे मिला, तो जहां पर भी ह्यूमन राइट की वॉल्यूशन है, हिंदुस्तान के एक्सेस है, उसकी अमन के खिलाफ काम है, वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ उसको उजागर करते रहते हैं। मगर जो लेवल है छिछोरपन का, या जो लेवल है एक नेगेटिविटी का, नरेंद्र मोदी का एक माइंड सेट है उनके हिंदुत्व का, वो शायद हमारे यहाँ उस तरह की परवान नहीं चढ़ी, मगर शायद परवान चढ़ जाए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ फोरम्स पे इस पर बड़ी बात हुई है, खुल के बात हुई है, हमारे हर शोबा ज़िंदगी के लोग इस पर बात करते रहे और पाकिस्तानी कौम इन इशूज़ पे एक है। इसमें हम कहीं पे डिवाइडेड ना, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो अपोजिशन के लीडर हो, खा वो मीडिया के लोग हो, खा वो आर्म फोर्सेस के लोग हो, तो हम पाकिस्तान के शाजिया बीबी हमारे साथ हैं। शाजिया बीबी से भी इस पे राय लेते हैं। शाजिया बीबी, हमें लगता है आम तासुर यह है कि वो जितना मजबूत रद्दमल यहाँ से जाना चाहिए था, जिस दिन से कुलभूषण पकड़ा गया था आज तक की तारीख जब तक उसको सजा हो गई है, उतना मजबूत तरीके से हम दुनिया में ये इशू उठा ही नहीं सके। अजमल कुसाब, पता नहीं कौन था अजमल कुसाब, उसने पूरी दुनिया में उन्होंने हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी थी कि ये पाकिस्तानियों ने करवा दिया। आपने पकड़ लिया सर्विंग नेवल ऑफिसर, आपको अभी तक नाम लेते हुए झिझकते हैं आप। तो रद्दमल हमारा दुरुस्त था शाजिया बीबी? शुक्रिया मलिक साहब। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं जो आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, आई अप्रिशिएट कि आपने ये बात की। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के इश्यूज़ पर भी बात करें, इनको हाईलाइट करें। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने रिएक्ट किया है, खा वो इदारे के अंदर किसी की गलती हो या ब्लंडर हो, लेकिन उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको लेके जाऊंगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शाजिया बीबी, आपको पूरा मौका दूंगा उसको खुल के बात करने का। पहले इसको डिस्कस कर लें। अप्रिशिएट कि आपने उस पर बात की। अब जो ये इशू जो बहुत अहम इशू है,
निहाल हाशमी साहब के जज्बात की भी मैं कदर करती हूँ और इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि इस इशू को लेकर हमारे जज्बात एक हैं, लेकिन तरीक़ेकार पर मैं डिफरेंस अपना ज़रूर इसका इजहार करूंगी कि जो तरीक़ेकार मौजूदा हुकूमत ने अपनाया है और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब, काश कि वो दो टोक जवाब देते तो मैं भी फ़ख्र से ये कह सकती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान को उनकी जारहियत पर, उनकी नाइंसाफ़ी पर, उनके जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है छिछोरपने पर बहुत अच्छा जवाब दिया और टिका कर जवाब दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके पास पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ मौजूद है। क्या ये अच्छा ना हो कि एक मुंतखब वजीर आजम पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट की तकारीर हो और अपोजिशन का वेट भी उनके पीछे हो और वो हिंदुस्तान को दो टोक जवाब दें। हिंदुस्तान के जुल्म बर्बरियत से कौन वाकिफ नहीं है? सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज देख रही है। यूनाइटेड नेशंस को में इस चीज को रिकग्नाइज किया गया है, लेकिन क्या वजह है कि वजीर आजम पाकिस्तान गुरेज करते हैं ऐसे नाम लेने से जो कि आज जिनको आप सजा भी दे रहे हैं, लेकिन ये नाम हम इंटरनेशनल फोरम पर नहीं ले सके? क्या वजह है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट का हम जिक्र दो टोक तरीके से नहीं कर सकते? आप अफगानिस्तान में देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, किस तरीके से वो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनको भी हम ये नहीं कह पा रहे दो टोक तरीके से कि उनकी इन्वेस्टमेंट के पीछे जो माइंडसेट है उसको देखने की जरूरत है। मैं ये हरगिज नहीं कहती कि आप जंग के एक सिचुएशन में चले जाए, लेकिन कम से कम अपने सॉवरन होने का, अपने डेमोक्रेटिक होने का कोई तो सबूत दे, पार्लियामेंट में लाएं इस मौजू को और बात करें। वजीर आजम साहब सिर्फ पैनामा पर क्यों आते हैं पार्लियामेंट के अंदर? शादिया पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? काफी परेशानी का मामला है। जंगी जुनून कौम के ऊपर सवार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भारतीय वजीर आजम लाल किले पे खड़े होकर ललकारते हुए कहे कि मुझे बलूचिस्तान से लोग फ़ोन करते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं और बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे वेलकम करते हैं, तो आपको पार्लियामेंट के तो कई फोरम्स के ऊपर जाके, स्टैंडिंग कमेटीज़ के ऊपर जाके उसकी मजम्मत के अंदर रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए। मलिक साहब, मैं खामोशी इख्तियार करे रखें। सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, और काश कि निहाल हाशमी साहब जो बातें कर रहे हैं ये बातें वजीर आजम साहब तशरीफ लाएं पार्लियामेंट में, ये कहें, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये बात भी की गई है कि कुलभूषण यादव की सजा के पर एतराज का इजहार किया गया है। तो क्या वजह है कि हम अपनी पार्लियामेंट में ये बात नहीं कर पाते? क्या वजह है कि हम अपनी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते कि अगर आपने एक स्पाई को पकड़ा है, उसके साथ जो हम करने जा रहे हैं, क्या पूरा पाकिस्तान सहमत है? क्या हम इकट्ठे हैं? हम जानते हैं क्या हो रहा है? ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंटेरियंस यहां बैठकर इस बात को एडवोकेट नहीं करेंगे कि ऐसा होना चाहिए था, तो फिर हम किस जमहूरियत का दावा करते हैं? मलिक साहब, हम धरने वालों को तो बहुत बताइए निहाल हाशमी साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए। ये पार्लियामेंट का फ्लोर आप इस्तेमाल नहीं करते और फिर हम जमहूरियत का राग लाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इस पे तफसील से बात हुई है। जो जिम्मेदार वजीर हैं, वजीर दिफा और हमारे बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब आज आए और उन्होंने इस पर बड़े सैल हासिल गुफ्तगू की और उन्होंने वो तमाम चीज़ें बताई और हिंदुस्तान को भी दो टोक बता दिया कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। और पूरे फोरम पे आज पार्लियामेंट पे इस पर बात की उन्होंने। साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट ने भी दो टोक अंदाज में पाकिस्तान की पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करते हुए और दीगर लोगों ने भी इस पर बात की है। तो बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज गया हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आज इस पे बात हुआ है, पाकिस्तान का वजीर दिफा पे इस पे बात किया है और उसने एक एक चीज़ तफसील से खोल के बताया है। और जब जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगा हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। जब भी पार्लियामेंट पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो सैल हासिल इस पे गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा सब्र रखें, इसमें करना। और हाशमी साहब, आपने तज़किरा किया कि जब भी वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आते हैं, जब इनका वक्फा काफी तवील होता है। आप जो अजमल कसाई की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब आए और सहर हासिल गुफ्तगू, देखिए वज़ीर आज़म हर चीज पे बयान नहीं देते, विटनेस किया उन्होंने, इसके लिए कंसर्न डिफेंस मिनिस्टर है, देना चाहिए क्योंकि उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री भी उनके पास है, उनको देना चाहिए। बड़े खुल के बात की है, लाउड एंड क्लियर बात की है।
नहीं तो वजीर दिफा जो चीज आप कह रही हैं शाजिया कि फॉरेन मिनिस्ट्री उनके पास है, शायद मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज्यादा मिसिंग लिंक यही है कि फॉरेन मिनिस्टर आपका फुली पावर्ड है नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं है, तो एक गैप रह जाता है जिसको कोई भी बंदा फिल नहीं कर सकता। मामला है उसी लेवल पे बात की जाती है, शाजिया बीबी इंस्टीट्यूशनल लेवल का मामला इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात की गई है। वजारत का मामला जब जहां पे प्राइम मिनिस्टर मुनासिब समझेंगे वो जरूर बयान देंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी बयान दिया है, मुख्तलिफ फोरम पे देते रहे। बाद ये जरूरत महसूस की गई, लिहाजा मीडिया में आने के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि एक मिनिस्टर नहीं मीडिया में आने के बाद कभी हम महसूस नहीं करते, हमें अपने फराइज और जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन पार्लियामेंट के लेवल पर नहीं आ सका। ये डिस्कशन की हद तक अगर सजा दी गई है, हम खुद अंडरमाइन करते हैं पार्लियामेंट को, आर्मी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट है और सबसे मजबूत और मौसर इंस्ट्रूमेंट है, और हमने सबसे मजबूत और मौसर इंस्ट्रूमेंट के जरिए हिंदुस्तान को जवाब दिया है। और उस जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी वजारत ने आकर के जब लाल किले पे वो ललकार रहे थे मोदी साहब, आज तक उसका आपने जवाब नहीं दिया। जब वो हसीना वाजे से जाके अवार्ड वसूल कर रहे थे, आज तक आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप पहले जवाब देते तो ये दिन ना आता। पाकिस्तान के जवाब देती है जी शाजिया बीबी। नहीं, मौसर जवाब प्राइम मिनिस्टर जब भी जहां भी होता है, जो उनके लेवल उनके स्टेचर का मामला होता है वो जवाब देते हैं, अदरवाइज सारी वजारतें और सारी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो उस पर जवाब देते हैं। आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने रिसालपुर में जवाब देने बात कर दिया है। आज उन्होंने रिसालपुर में पासिंग आउट परेड में दो टोक बात की है कि हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए और हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हालात में रहना चाहते हैं, मगर अगर हमारे साथ कोई छेड़खानी करेगा, देखिए का इजहार पार्लियामेंट में कर दे, देखिए पार्लियामेंट में भी आ करेंगे। आज वो जानबूझ के सिंबॉलिकली गए पाकिस्तान एयरफोर्स के पासिंग आउट परेड पे, और वहां पे दो टोक उन्होंने बात की है। उन्होंने सारे पड़ोसियों को बता दिया है, जो अमन के दुश्मन है उनको बता दिया है कि पाकिस्तान की अमन शाजिया बीबी को भी जवाब दे लेने ना समझे। शाजिया बीबी को भी जवाब दे लेने दीजिए हाशमी साहब। शाजिया बीबी दो मौके ऐसे थे, लाल किले की तकरीर और इसके अलावा जब उन्होंने हसीना वाजिद से नरेंद्र मोदी ने जाके अवार्ड वसूल किया, उसके ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर उनको जवाब दे के उस दिन चुप कराते तो आज ये दिन ना आता। जब उन्होंने वो बांग्लादेश के हवाले से बात की थी, आप सुन के हैरान होंगे कि उसको कंडेम करने के लिए जो करारदाद थी वो अपोजिशन ने ड्राफ्ट की थी। हुकूमत के पास कोई करारदाद भी मौजूद नहीं थी। फेस सेविंग के लिए उन्होंने कहा कि हम इसमें अमेंडमेंट तजवीज करेंगे। हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह, आप इसमें अमेंडमेंट तजवीज करें, इसको पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन बनाएं, इसको अपोजिशन तक महदूद ना रखें। लेकिन सीरियसनेस की ये इंतहा थी कि उनके पास दो अल्फाज, दो लाइनें नहीं थी उस पूरे एक्शन को कंडेम करने के लिए। लीव अलोन के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए या नहीं लाए, वो तो आए ही नहीं। और एक सियासी कारकुन की हैसियत में सेनेटर निहाल हाशमी साहब को यह जेब नहीं देता कि वो वजीर आजम का पार्लियामेंट में ना आना उसको डिफेंड करे, उसके लिए एक्सक्यूज तलाश करे। ऐसे कारकुनों को तो कहना चाहिए कि जी इसी पार्लियामेंट के लिए हमने कुर्बानियां दी है, लिहाजा उनको तशरीफ लानी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। और अगर मैं आपको दावे से कहती हूं, अगर वो पार्लियामेंट के फ्लोर को इस तरह की ख्वाहिश का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करें, दो टोक जवाब देने के लिए इस्तेमाल करें, तो अपोजिशन भी उनके पीछे होगी। अपोजिशन के तो यही रोना है कि आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, आप वजीर आजम भी हैं, आप लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, और आप ही इतने एक संगीन मामलात पर पार्लियामेंट नहीं तशरीफ लाते। हमारा कोई बहुत बड़ा तकाजा नहीं है, लेकिन ऐसे इश्यूज पर जब हमारा खून खौलता है हिंदुस्तान के रवैये पर, उनके एक्शंस पर, हम यहाँ बैठ के टेलीविजन पे बात करते हैं, तो हम पार्लियामेंट में आके बात करने से गुरेज क्यों करते हैं? जी बताइए हाशमी साहब। देखिए प्राइम मिनिस्टर हमेशा जब भी पार्लियामेंट में महसूस करते हैं वो आते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनके ना आने को दिफा करता हूँ, पार्लियामेंट ही हमारी स्ट्रेंथ है, मगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, प्राइम मिनिस्टर की हो या वजीर की हो। वजीर दिफा अगर आते हैं आज पार्लियामेंट में और बयान देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जाते हैं पासिंग आउट परेड में रिसालपुर में, और वहाँ से जाके उन्होंने एक स्टेटमेंटशिप की स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि हम अपने दिफा से गाफिल नहीं और हम अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मगर कोई इसे हमारी कमज़ोरी ना समझे। और 12 इवन कश्मीर में जाकर के प्राइम मिनिस्टर ने बॉर्डर के उस पार दो टोक जवाब दिया, दो टोक अंदाज में। ये वही नवाज शरीफ है जिन्होंने नेलम के मुकाम पे कहा था कि हम एटॉमिक क़ुव्वत है, हिंदुस्तान होश के नाखून ले।
तो हम एक लेवल होता है, जो छिछोरपन मोदी का है वो छिछोरपन पे प्राइम मिनिस्टर नहीं उतरेंगे, मगर जो फोरम्स होता है वहां पे प्राइम मिनिस्टर जवाब देगा। फिर मैंने आपको कहा कि मिलिट्री हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको हेड है, जिसके कैप्टन है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये आप सही कह रही हैं शाजिया बीबी, उस छिछोरपन का जवाब छिछोरपन से तो नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको ग्रीट करने के लिए घर दावत तो नहीं दी जा सकती ना। अगर कोई इंसान इतना छिछोरा है तो मैं उसको अपने घर की दावत में तो कभी नहीं बुलाऊंगी। अगर कोई इंसान इतना बुरा है, इतना क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिसके अंदर इतना जहर भरा है मेरे मुल्क, देखिए हमने अशरफ गनी को भी बुलाया है, हमने ईरान के प्रेसिडेंट को भी बुलाया है, हमने चाइनीज प्रेसिडेंट को भी, और इसी जेस्चर के तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी आए। निहाल हाशमी साहब, चाइनीज प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट को आप इंडियन वजीर आजम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अरे भाई कुछ फर्क रखिए, कुछ फर्क रखिए। आने से मना नहीं कर सकते। हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं, मगर जो जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की वो निभाते हैं, और उनकी पूरी कैबिनेट निभाती है, उनके इदारे निभाते हैं। आप फिर आप जाती दोस्ती नहीं निभाते ऐसे बुरे शख्स के साथ, माजरत के साथ, और ऐसी दोस्ती जिसके अंदर कोई हम किसी बुरे और अच्छे आदमी के साथ नहीं मिल रहे, आप अपने बहुत करीबी लोगों को देते हैं। मुल्क के वजीर आजम से बात कर रहे होते हैं, हम किसी जाती हैसियत में बात नहीं कर रहे होते, हम एक मुल्क के वजीर आजम से बात कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, हम चाहते हैं कश्मीर आजाद हो, हम चाहते हैं डायलॉग्स हो, हम चाहते हैं कि मासूम लोगों का खून ना बहे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक पे आते हैं तो वो कराची वाला शाजिया बीबी टॉपिक है। पहले मैं आपसे सवाल करूंगा और हमारे साथ कराची से मुस्तफा कमाल भी ज्वाइन करेंगे। इस इशू को डिस्कस ज़रूर करना है क्योंकि ये इतना नाजुक मसला है। पाकिस्तान इस वक्त जहाँ खड़ा है 44% बच्चे हमारे जिनको स्कूलों में जाना चाहिए वो स्कूलों में नहीं है। हम 400-500 अरब रुपया मोटरवेज पे, मेट्रोज पे लगा रहे हैं, स्कूलों पे नहीं लगा रहे। एक ब्रेक ले लें। कौमी विरसा मलबे का ढेर। जुफिलहर्स्ट के तलबा अफसुर्दा, स्कूल पहुँचे तो गिराई गई तारीखी इमारत को बेबसी से देखते रहे। रहा ना गया तो पत्थरों पर ही असम्बली लगा ली। सोल्जर बाजार में कायम इस इमारत की क्या अहमियत थी, कब कायम हुई, बच्चे तारीख से वाकिफ। ये कौमी विरसा था, हमारी टीचर्स इसकी हिस्ट्री बताती थी, बट जब हम मंडे को आए तो ये पूरा गिरा हुआ था और हमें बहुत अफसोस हुआ है। बच्चे कहते हैं टूटी क्लासें भी तामीर कराई जाएं। जी, ये वो स्कूल है जिसके साथ इंतहाई जालिमाना रवैया अपनाया गया, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 44% बच्चे वो हैं जिनको स्कूल चाहिए, स्कूल ही नहीं है आधे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, और जो है उसके ऊपर नज़र पड़ गई है चाइना कटिंग वालों की जो कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए इस इमारत को 46 साल पहले बनाई गई थी, 86 ईयर्स पहले, और इसको कौमी विरसा करार देते हुए महफूज किया गया था। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन, फंडिंग दी गई थी इसकी रेस्टोरेशन के लिए, जो इस्तेमाल एक आना नहीं हुई। इस बिल्डिंग को गिराने के बाद जब कैमराज लेके टीवी चैनल दौड़ पड़े, बच्चे आ गए, उस्ताद आ गए, बहुत से एजुकेशनिस्ट आ गए, फिर आज सीएम ने कहा हम तो 30 मिलियन देते हैं इसको बचाने के लिए, दोबारा तामीर करने के लिए। शाजिया बीबी, पहले आप ही को जवाब का मौका देता हूँ, चाइना कटिंग की भी कोई हद होती है? स्कूलों को भी गिरा के किसी भी बुरे काम की होना ही नहीं चाहिए, उसकी हद तो मैं नहीं समझती कि मुकर्रर हो सकती है, बुरा काम ना हो। और जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपने इस बात को उठाया और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ये इश्यूज़ अहम हैं, इन पर रोशनी डालना ज़रूरी है। ये सोशल इश्यूज़ हैं और ये हमारी तरक्की से जुड़े हुए हैं, खुसूसन बच्चों की तालीम हो, सेहत हो। और जिस तरीके से आपने बात की है, सिंध हुकूमत ने नोटिस लिया है, मैं ये नहीं जानती हूँ कि क्या रकम अनाउंस हुई है, लेकिन अलबत्ता मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ये इस कमिटमेंट का इजहार किया है और ये अनाउंस किया है कि स्कूल की मरम्मत की जाएगी और जो कुछ हुआ है इसकी तह तक पहुँचा जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे और इसमें जिसकी भी नेग्लिजेंस या किसी की भी करप्ट प्रैक्टिस होगी उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये एक ज़रूरी बात है जो कि हुई है। अमूमन ये भी होता है कि आपको याद है कि जब लाहौर के अंदर जोसेफ कॉलोनी जला दी गई थी तो वहाँ पर्दे डाले गए थे,
तो बुराई पे पर्दा नहीं डालना चाहिए। बुराई इस माशरे में है, वो एक अफसर भी करता है, एक आम आदमी भी करता है, लेकिन ऐसी बुराई पर पर्दा मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वो आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची के अंदर प्रेस क्लब में, और यही इश्यूज उठा रहे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए पीने का साफ पानी होना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब, पहले तो इस स्कूल के ऊपर आप बताइए, इस स्कूल में जाके आपको डेरा जमाना चाहिए। ये नदीम भाई, मैं लोगों के ख्वाहिशात पे तो जो है वो नहीं जाऊंगा कि मुझे कहाँ जाके धरना देना चाहिए ना देना चाहिए। हम एक अपना एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, और एक मरबूत किस्म का प्लान दे के चल रहे हैं। 6 रातों से हम यहाँ पर रोड पर हैं, मजाक नहीं है ये। और 16 हमने पॉइंट्स दिए और लोग इस बात को समझ रहे हैं। हर एक बात क्या एजेंडा आपका क्या है हमारी पर्सनल कोई भी नदीम भाई 16 पॉइंट्स हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है और आप टीवी पे दिखा सकते हैं। हमने इशू किया है तमाम। हमें पीने का साफ़ पानी चाहिए। 41% शहर में पानी की लाइनें मौजूद नहीं हैं। हमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का डिपार्टमेंट जो है वो मेयर के पास वापस चाहिए। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन चाहिए, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट 5 जगहों पे गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बनाना, GTS बनाना शुरू करे। हमें K4 फेज़ 2 चाहिए। आज जैसे कि कराची में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1240 मिलियन गैलन पानी है, आज 550 मिलियन गैलन पानी आ रहा है। K4 फेज़ 1 में 260 मिलियन गैलन पानी आएगा, फिर भी कराची वालों को पानी नहीं मिल पाएगा। तो आज ही ज़रूरत है K4 फेज़ 2 शुरू करने की। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो कि कराची में तमाम बदउनवानियों को और गलत कामों को रोकने वाला डिपार्टमेंट होता है, एक अपनी जो एक नज़्म ज़ब्त, एक ज़ाब्ता अखलाक के तहत चलाने वाला डिपार्टमेंट होता है, और KBCA को रोकता है, SBCA को रोकता है। उसी डिपार्टमेंट को SBCA के अंडर में दे दिया गया है। यानी कि जो रोकने वाला डिपार्टमेंट, जो वॉच डॉग है, वही गलत काम करने वाले डिपार्टमेंट के अंडर में दे दिया गया। कराची के लिए क्यों उठा रहे हैं? ये इश्यूज आपको पूरे सिंध के लिए उठाने चाहिए। ये सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में अंदर ये मसला है, वहाँ स्कूल चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए। तो ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है आप लोगों को मुतमईन करना। एक तो मसला सारा ये 16 पॉइंट है ना, और 16 पॉइंट में एक पॉइंट ये है कि सिंध के तमाम अजला को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे तमाम डिस्ट्रिक्ट को दिए जाएं। जिस तरह से आप नेशनल फाइनेंस कमीशन वफाक से लेते हैं, ये पैसा नेशनल फाइनेंस कमीशन का किसी वज़ीर आला की ईमा पे नहीं होना चाहिए। जिस फार्मूले के तहत आप वफाक से सूबों में लेते हैं पैसे, वही पैसा ट्रिकल डाउन होना चाहिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत, और तमाम डिस्ट्रिक्ट को, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट को, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट को इसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाकर वो पैसे दिए जाएँ। फिर हमने बात की जो अभी 900 अरब रुपया स्पेंड किया गया सिंध के अंदर, जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, क्या उसका कोई हिसाब है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पैसे लगे उस 900 अरब में से? उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि 5 सालों में हेल्थ और एजुकेशन में 906 अरब रुपए खर्च हुए। 906 अरब रुपए। आप 9 स्कूल और 9 डिस्ट्रिक्ट में कितने खत्म, में नहीं डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा लगा, कराची में कितना लगा, बदीन में कितना लगा, हैदराबाद में कितना लगा, लाड़काना में कितना गया, कोई हिसाब है इसका? नदीम भाई, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम कर लेंगे। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाऊंगा तो आपको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि कहाँ पे कितने पैसे लगे। जहाँ पे भी लगे 906 अरब रुपए खर्च करने के बाद 5 सालों में 9 स्कूल ऐसे नहीं है जिसको आप सिंध हुकूमत दिखा सके, 9 अस्पताल ऐसे नहीं है जिसको सिंध हुकूमत दिखा सके। बॉटम लाइन उसकी ये है, दैट मीन्स कि कहीं पे भी नहीं लगा है पैसा। ये जो स्कूल गिराए जाने पे हम सवाल कर रहे हैं, इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे? हमारा ख्याल ये है कि ये सीधी सीधी चाइना कटिंग है। कब्जा करने की खातिर इस स्कूल को गिराया गया, और उसके ऊपर जब मीडिया ने शोर मचाया तो फिर सब ने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा ज्यादती हो गई, अब इसको दोबारा बहाल करते हैं। इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? जी हमने 16 नहीं, बिल्कुल बात करनी चाहिए। हमने अपने 16 पॉइंट्स में ये लैंड ग्रैबिंग की हम एक सदा सुनते रहते हैं। आप एक चर्च की पुड़िया निकल आए किसी बंदे के जेब में तो आप उसको जेल भेज देते हैं। एक साइकिल चोरी करने वाले को आप जेल भेज देते हैं। 10 साल की सज़ा है लैंड ग्रैबिंग की, FIR ही नहीं कटती।
तो हमें हमारे इन 16 पॉइंट्स में मुतालबात में एक सख्त तरीन सज़ा के तौर दी जाए। कोई 1 इंच की किसी की ज़मीन कब्जा करता है सरकारी या ज़ाती, उसको FIR काटी जाए उसकी, और उसको नॉन बेलेबल ये ऑफेंस करार देकर उसको कम से कम 5 सालों तक जेलों में भेजें और कभी भी कोई महकमा, कोई इदारा, कोई MNA MPA बनने के काबिल ना हो। निहाल हाशमी साहब, ये चाइना कटिंग वाला इशू और ज़मीनों पे कब्जे वाला इशू, अभी 2 SSPs ने एक दूसरे के ऊपर, बेटे के एक ने दूसरे सर्विंग SP के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने मेरा बेटा अगवा कर लिया, और उसके पीछे भी जो ज़्यादा बड़ा इशू ये था, आपको मालूम होगा कि कराची में जो बहुत बड़ा लैंड डेवलपर है उसके लिए आजकल ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट था। स्कूल के ऊपर भी चाइना कटिंग का इशू है, तो यहाँ पे वफाक और सूबे को मिल के कुछ लोगों के खिलाफ पकड़ दकड़ वाला काम करना चाहिए। नदीम भाई, कल क्लास में मैंने ये बात रेस किया था कि सबसे बड़ा जुल्म उनके साथ हो रहा है जो सबसे कमज़ोर तबका है, यानी कि बच्चे। और मैंने इस पे चेयरमैन सेनेट से कहा कि ये इंतहा का जुल्म है कि एक तरफ तो आप तालीम से मोहब्बत की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन डे था हमारा, हमने कहा कि ये किस तरह का इंसाफ है कि हम एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, दूसरे तरफ स्कूल के इमारत को गिरा रहे हैं और लैंड माफिया उसमें काबिज होना चाहते हैं और सैकड़ों हज़ारों बच्चों को हम तालीम से महरूम करना चाहते हैं एक ऐसे बड़े शहर में, जिस पे नोटिस लिया। और वहाँ पार्लिमानी लीडर जो हैं ताज हैदर साहब, उन्होंने सेनेटर ताज हैदर साहब ने ये चेयरमैन के कहने पे एश्योरेंस लिया। फिर उन्होंने आज चेयरमैन सेनेट ने इजलास के दौरान ताज हैदर साहब से पूछा कि जो निहाल साहब का मामला था उस पर आपने क्या किया है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने काफ़ी डिटेल में सारी बातें चेयरमैन सेनेट को बताई और उन्होंने कहा 30 मिलियन रुपीज़ जो है उसे मख्तस किया गया इस काम के लिए। और इसके मैंने उस पर यह भी डिमांड किया कि गुज़श्ता सालों में कराची में 20 स्कूल को गिराया गया है, उस पर लैंड माफिया काबिज है, इसके लिए एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक पूरी कमीशन बैठना चाहिए कि इसके पसे पर्दा कौन लोग हैं, कौन सिर्फ हिट जो करते हैं वो स्कूल्स को करते हैं और बच्चों की स्कूल्स को करते हैं और जमीनों पे कब्जा करते हैं। और बाद में शाजिया बीबी से भी पूछते हैं, शाजिया बीबी, ये जो SSP खोसो वाले बयानात और रॉन वार के ऊपर इल्जाम वाला मामला था, उसके पीछे भी लैंड इंक्रोचमेंट का इशू था, एक का बेटे का लैंड इंक्रोच। जी पहले आप हाशमी साहब कह लीजिए। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। ये दोनों जो SSP हैं दोनों सच बोल रहे हैं, ये बात ठीक है, जो बात वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आप और हम या कोई आम आदमी 1 इंच ज़मीन पे काबिज नहीं हो सकता। जो लोग पॉलिटिकली या बरसर इख्तदार रहे हैं कराची और सिंध के सिंध गवर्नमेंट में और कराची की गवर्नमेंट में, ये इस काम में काफ़ी महारत रखते हैं। एक पार्टी के तो सरबराह ने इस बात पे कर करके अपने लोगों को लान तान किया कि तुम सारे लोग चाइना कटिंग में मुलविस थे। दूसरी तरफ आप ठीक कह रहे हैं, एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ भी इनकी इस मामलात में साजबाज है और ये बिल्डर के साथ हमारे और भी पॉलिटिकल लोग उनके पार्टनर हैं, उनके साथ सपोर्ट करते हैं। और जो अभी एक साथी कह रहे थे कि K4 वाली बात, जब ये बात हो रही थी K4 कराची पानी के लिए, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि जनाब ये इस बात की एश्योरेंस करनी चाहिए कि ये जो K4 पानी आ रही ये कराची के लोगों को मिलना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे फिर शाजिया बीबी से जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाजिया बीबी, हम एक स्कूल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये चाइना कटिंग, ज़मीनों पर कब्जा, लैंड माफिया, एक रियाज मलिक इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, वो पंजाब हुकूमत हो, मरकज़ हो, वो सिंध हुकूमत हो, सब जगह पे वो हमें सबसे ताकतवर शख्सियत नज़र आते हैं। क्यों? मलिक साहब, एक शख्स से तो आप ये तमाम चीज़ मुंसलिक नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये प्रैक्टिस जो है, अगर गलत तरीके से कहीं कब्ज़ा किया जाए तो वो गलत है बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे सामने पूरे पाकिस्तान में, कराची को तो सिंगल आउट नहीं कर सकती। अगर मैं जोसेफ कॉलोनी के पीछे भी देखती हूँ कि ज़मीन का इशू था, मैं कराची को तो सिंगल आउट नहीं कर सकती। अगर मैं देखती हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी लैंड माफिया और CDA की कोई
मिली भगत शामिल थी, जो कि पाकिस्तान के एक सबसे पुराने और सबसे बड़े एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पर कब्जे की एक साजिश थी या कोशिश थी। फिर मैं जो हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स है, जिस तरीके से उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था, वो भी एक माफिया की ही सोच थी उसके पीछे। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड था जो सामने आया, और फिर प्राइवेटाइजेशन का वो अमल रुका और अपोजिशन ने भी इस पर बहुत शोर किया, क्योंकि एक बहुत पुराना इदारा, कौड़ियों के दाम दिया गया, चेक मिला तो वो चेक भी जाली था। तो इस तरह की जो कोशिशें या इस तरह के जो इकदामात है, यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में जहां भी हो रहे हैं वो गलत है। और अगर आपको अनयूजुअल नहीं लगता कि दो SSPs एक दूसरे पे खुलेआम इस तरह इल्जामात आयद कर रहे हों, कोई पार्क कब्जे में जा रहा हो, कोई स्कूल गिरा के कब्जा हो रहा हो, ये तो इंतहा होती है। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि जो भी चीज गैर कानूनी तरीके से हो रही है या होने जा रही है, यकीनी तौर पर उसकी रोकथाम जरूरी है। और जहां जहां हुकूमत इसमें पेशरफ्त है और काम कर रही है, यकीनन वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हुकूमतें इसको छुपाएंगी, चाहे वो किसी भी सूबे की हुकूमत हो, तो ये गलत इकदाम होगा। मैं जिस तरीके से, आपने तो बहुत प्रोग्राम्स में ये बातें की हैं कि किसी भी गलत काम को छुपाते हुए हुकूमत नजर ना आए। अलबत्ता बुराई हो रही है बेशक, लेकिन उसका दिफा ना हो। आपके सवाल का जवाब शाजिया बीबी देना नहीं चाहती हैं। मैं सिर्फ इसमें कहूंगा, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। किस सवाल का जवाब नहीं दिया? मैंने बीबी ने जवाब नहीं दिया आपका। जोसेफ कॉलोनी को मत जलाते। बेशुमार ऐसे बिल्डर्स हैं बेशुमार कराची में, जिनको सहूलतकारी वहाँ के पॉलिटिकल फोर्सेस करती है, उसकी सहूलतकारी बसा औकात वहाँ की हुकूमत करती है। और जो कराची की गवर्नेंस और सिंध की गवर्नेंस का सबसे बड़ा मामला था, वो यही था कि जो ताकतवर तबका है, जो हुकूमत है, जो हुक्मरान जमात है, जो उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो कमज़ोर तबके के साथ खड़े नहीं होते, मजबूत के साथ खड़े हो जाते हैं। खा वो लैंड माफिया हो, खा वो इंक्रोचमेंट करता हो, खा वो किसी और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, उसके साथ खड़े होते हैं, तो फिर गवर्नेंस मुतासिर होती है। मैं ये समझता हूँ कि हम टाइम मेरे पास खत्म हो गया। निहाल हाशमी साहब, इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे किसी और प्रोग्राम के अंदर के कौमी जो मफादात हैं, जो हमारे लोगों का मफाद आमा है, उसको कंप्रोमाइज़ हम कैसे कर देते हैं। निहाल हाशमी साहब, शाजिया मरी साहब और मुस्तफा कमाल साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।